सबसे पहले कम होगा मोनोसाइट, मोनोसाइट कम होंगे देन आरए नेगेटिव आएगा। ठीक है, और इसी को और एक इसमें समझाता हूं कि आरए मोनोसाइट और एक रहता है ईएसआर। ईएसआर फैक्टर ही भी क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन को शो करता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन है कि नहीं है इसको शो करता है। इन्फ्लामेशन शो कर रहा मतलब क्या है, ये किसको शो कर रहा है, ऑटोकॉइड्स के प्रोसेस को, पूरी जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो उसको शो करता है। तो आपने कोई ऑटोइम्यून डिसीज के लिए मेडिसिन दी, सपोज आरए के लिए मेडिसिन दी, और आपका मेडिसिन देने के बाद सबसे पहले क्या कम होना चाहिए, दैट इज मोनोसाइट और ईएसआर कम होना चाहिए। मोनोसाइट और ईएसआर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो ऑटो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो कम हो रही है। ऑनगोइंग प्रोसेस कम होंगी तभी वो आरए नेगेटिव आएगा। अगर पहले आरए नेगेटिव आया और ऑनगोइंग प्रोसेस वैसी ही है, मतलब ईएसआर और मोनोसाइट वैसे ही है, इसका मतलब क्या है, इट इज रिपोर्ट फॉल्स है, अपना मेडिसिन रॉन्ग डायरेक्शन में। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है कि पहले सिफिलिटिक साइन कम होना चाहिए, देन ये। वही अगर अपना एचआईवी है, तो एचआईवी में लिम्फोसाइट बढ़े हुए मिलते हैं। ठीक है, तो लिम्फोस एचआईवी में मेडिसिन देने के बाद अगर लिम्फोसाइट कम हो रहे और न्यूट्रोफिल बढ़ रहे, दैट इज गुड साइन। लिम्फोसाइट वैसे ही है लेकिन आपके मेडिसिन से CD4 और CD8 बढ़ गया, तो दैट इज गुड साइन। तो लिम्फोसाइट अगर सेम रहे लेकिन CD4 CD8 बढ़ रहे हैं, तो इट इज गुड साइन। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी मेडिसिन राइट है। एचआईवी डिसीज है, एचआईवी डिसीज में क्या जाता है, टी सेल कॉम्प्रोमाइज होते हैं। टी सेल कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या होते हैं, दैट इज CD8 CD4 कम हो रहे हैं। तो अपने को क्या चेक करना है एचआईवी में, दैट इज टी सेल चेक करना है सीधा सीधा, मतलब CD4 CD8 सेल ना। जैसे एचआईवी है, एचआईवी कैसा है, क्रॉनिक है। अपन ने सीबीसी के तो क्या बढ़ के मिलेगा, क्रॉनिक है तो लिम्फोसाइट बढ़ के मिलेंगे, लिम्फोसाइट बढ़ के मिले। ठीक है, आपने मेडिसिन दी है, मेडिसिन देने के बाद लिम्फोसाइट सेम है, एज इट इज है, बट जो टी सेल है उसके CD4 प्लस CD8 सेल बढ़ रहे। जैसे पहले काउंट था 200 और आपके मेडिसिन देने के बाद 300 हो गया, इट इज गुड साइन बैड साइन, इट इज गुड साइन है, मतलब आपका ट्रीटमेंट करेक्ट है, आपकी मेडिसिन करेक्ट है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे पास एक पेशेंट था, उसका एचआईवी का काउंट था 150, मतलब टी सेल का काउंट था 150 और लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। सो मेडिसिन देने के बाद उसका ये काउंट बढ़ना जरूरी है रादर देन दिस। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया मतलब आपका लिम्फोसाइट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका मतलब इम्यूनिटी ने काम करना स्टार्ट कर दिया सीडी, तो एट लास्ट उसकी इम्यूनिटी मतलब उसका CD4 CD काउंट आ गया था 900 पे। तो एचआईवी में भी अपनी मेडिसिन प्रॉपरली एक्ट करती है, बट प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। तो प्रोसेस इज CD4 CD8 काउंट को बढ़ाना है। क्या हो गया है एचआईवी में, इम्यून क्या हो गया, इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो गया मतलब आपके जो डिसीज है, जो वायरस है वो हैवी हो रहा है, तो आपको मेडिसिन यहाँ पे देनी है। एक्टिव, तो अपनी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक जैसे एलोपैथी में जो मेडिसिन होती है उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनो, जैसे ऑटोइम्यून डिसीज के लिए जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए सास देते, एसिक्यूज देते, ठीक है, और स्टीरॉइड्स देते हैं। तो ये जो मेडिसिन, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन को क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेंट्स।
मतलब जो इम्यून को क्या करते हैं, कम करते हैं, सप्रेस करते हैं। और जैसे अर्टिकेरिया है, अस्थमा है, ये भी क्या हो रहा है, इम्यून बढ़ने के कारण हो रही है, तो इसको भी ये क्या कर रहे हैं, सप्रेस करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, और ये हो गया इम्यूनो सप्रेस। दूसरी मेडिसिन आती है एंटीबायोटिक्स, वो क्या करते हैं, पैथोजेंस को किल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग, इम्यूनो किलर। बट जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसको क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन आर इम्यूनो मॉड्यूलेटर। इट इज नॉट, वो इम्यूनिटी को कम भी नहीं करता, इम्यूनिटी को बढ़ाता भी नहीं है, तो इट इज इम्यूनो मॉड्यूलेटर। वो क्या करता है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट मतलब अगर बड़ी होंगी तो उसको ऑप्टिमम पे लाएगा, अगर कम होगी तो उसको भी ऑप्टिमम पे लाएगा। तो इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन आर इम्यूनो मॉड्यूलेटर। क्यों मॉड्यूलेटर है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है ना अपन इम्यूनिटी को, जैसे एग्जांपल कि किसी का इम्यून बहुत अच्छा है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या होगा, उसके इम्यून ऑलरेडी अच्छा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। इस इसीलिए ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर होती है कि अगर बहुत हाइटेंट है उसको नॉर्मल रहेगा, बहुत नीचे तो उसको मॉड्यूलेट करेगा। तो अभी एक बेसिक रिकैप देख लेते हैं अपन इन्नेट इम्यूनिटी का। तो जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किसी ने इनहेल किया, वो कहाँ गया, नोज से गया, सपोज नोज से एंट्री किया, नोज के सीलिया से भी एंट्री हो गई, सीलिया से भी एंट्री हो गई, सीलिया ने भी उसको पकड़ा नहीं, तो वो एंटर किया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करने के बाद वो कहाँ एंटर होता है, एपिथेलियम में। ठीक है, तो ये एपिथेलियम में जाके बैठ गया, और बैठने के बाद इसने क्या किया, अपनी कॉलोनी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट था एपिथेलियम में, पहले से ही अपना एक सेल प्रेजेंट था, दैट इज माइक्रोफेजिस। माइक्रोफेजिस ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद वहां पे क्या सिक्रेट किया, उसको पकड़ लिया, एंगल्फ कर लिया, साइटोकाइन सिक्रेट किया। साइटोकाइंस क्या है, ऑटोकॉइट्स है। ठीक है, ऑटोकॉइट्स होगा तो क्या होगा, दैट इज फिर ऑटोकॉइट्स रिलीज होने के बाद क्या होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होंगी मतलब क्या होगा, ब्लड वेसल आरबीसी सेंटर में आएंगे, प्लाज्मा लीक होगा, डब्ल्यूबी से फिर क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो फिर उसमें से जो प्रॉपर रहेगा, बेसोफिल को जाना है, ईओसिनोफिल को जाना है, न्यूट्रोफिल को जाना है, किसको जाना है, नेचुरल किलर सेल को जाना है। तो जैसा पैथोजन रहेगा वैसा जाएंगे। एक तो नेचुरल किलर सेल जाता है पहले, वायरस होगा तो, या फिर कौन जाएगा, न्यूट्रोफिल सबसे पहले, और वो वहां जाके फाइट करके उसको खत्म करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपनी इननेट इम्यूनिटी। वही अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, वही अगर बैक्टीरिया लंग में है तो क्या होगा, मैक्रोफेजेस जो पैथोजन है, अगर वो ठीक नहीं हुआ, इननेट इम्यूनिटी से ठीक नहीं हुआ, तो इननेट इम्यूनिटी से ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर ये डेंड्राइटिक सेल जो मैक्रोफेजेस है वो क्या करेंगे, पैथोजन को पकड़ेंगे, पैथोजन को पकड़ने के बाद कहाँ लेके जाएंगे, लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में लेके जा के बाद ये कौन सा सेल है, टी सेल के सामने प्रेजेंट करेंगे, और टी सेल इसको भेज देगा सीधा CD8 को भेज देगा, खत्म कर दो उनको। ठीक है, वही अगर पैथोजन वो बी सेल के हाथ में लग गया, मतलब लंग टिश्यू पैथोजन बी सेल के, वो ठीक ही नहीं हुआ, और वो कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया, या लिम्फ में घूम रहा हो, उसने अपने कॉलोनी बढ़ा ली, इन्फेक्शन क्रॉनिक हो गया, ये टी सेल से भी मतलब CD4 भेजा इसने, CD8 फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, वो बी सेल के हाथ में लगता, बी सेल उसको कैप्चर पकड़ता वो पैथोजन को, फिर वो पैथोजन को वापस लिम्फ नोड में लेके जाएगा, लिम्फ नोड में जाके फिर क्या करेगा, बी सेल किसको प्रेजेंट करेगा, टी सेल को प्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आता है CD4 मतलब हेल्पर सेल, फिर वो हेल्पर सेल से किल करेगा,
और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल में क्या रहते, दैट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज फिर इम्यूनोग्लोबुलिन बनते। ठीक है, ऐसी अपनी इम्यूनिटी काम करती। तो फिर CD4 आते हैं। CD4 क्या करते हैं, क्लोनल एक्सपांशन होता, क्लोनल एक्सपांशन से फाइट होती, बी सेल फाइट करती, उसमें से फिर क्या बनती, एंटीबॉडीज बनती। ठीक है ना। अगर वो इसके पास गया, वायरस के पास, पैथोजन, तो ये CD8 भेज देगा और उसको किल कर देगा। ठीक है। फिर उसमें से जो बच जाते एक मेमोरी सेल में काम आते, और मेमोरी सेल वाले फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये करते जो बच जाते। मैंने बताया था पैथोजेंस अगर 10 है तो वो भेजेंगे 20 को, 20 में से 10 बचेंगे, 10 में से जो बचेंगे फिर वो एज अ मेमोरी सेल काम करते और वो स्टोर रहते फिर बॉडी में। सो अपन ने देखे अभी तक इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कौन सा इम्यून सिस्टम देखे, एक्टिव। पैसिव वाले में क्या आता, पैसिव इम्यून सिस्टम में जो होम्योपैथी मेडिसिन एक्ट करती एक्टिव इम्यून सिस्टम पे, और पैसिव इम्यून सिस्टम पे एक्ट करती है एलोपैथी एज अ फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी, ये सब जो होती है ये पैसिव सिस्टम में आती है। तो एक्टिव में होम्योपैथी आती है। तो एक्टिव में दो पार्ट आते हैं, इननेट एंड अडेप्टिव। इननेट में कौन कौन से सेल आते हैं, तो इननेट वाली कैसी रहती, इमीडिएट रहती, नॉन स्पेसिफिक रहती, नो मेमोरी रहती इनमें। ठीक है, ये क्विकली एक्ट करती। तो इसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं अपने, दैट इज न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस, और लास्ट में आएगा नेचुरल किलर सेल। अडेप्टिव इम्यूनिटी कैसी है, ये थोड़ा दिन लेती स्टार्ट होने को। ये हाईली स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब कि एंटीजन प्रेजेंटिंग होती है, स्पेसिफिक रहती है, कौन सा एंटीजन किसी को भी एक्ट नहीं करेगा। और इसमें क्या होती है, रिमेंबर, दैट इज मेमोरी। तो मेमोरी के कारण इसमें कौन से सेल आते हैं, टी सेल, बी सेल, और ये टी से बी सेल का ही फॉर्म होता है प्लाज्मा सेल, जो आज में आगे चल के क्या बनते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज जो बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। और यही सब कॉम्प्रोमाइज होता है तो अपने कौन सी डिसीज मिलती है फिर, सोरोसिफिलिटिक डिस्ट्रक्टिव डिसीज, जैसे HIV हो गई, डेंगू हो गया। तो अपन उसमें क्या चेक करते हैं, IgA, IgA फॉर, IgA फॉर IG IG हाँ, IgA फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन के जो भी डिसीज रहेगी वो, जैसे मैंने बताया स्टीवन जॉनसन वगैरह, म्यूकस वाली। फिर IgD फॉर, IgD फॉर बीटा सेल वाली, जो बी सेल की जो डिसीजेस रहेंगी उसकी। फिर E फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब ऑटोकॉइड्स रिलेटेड, ठीक है। फिर IgG इज फॉर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, और IgM फॉर एक्यूट, एक्यूट कंती सोरोसिफिलिटिक, जो एक्यूट से स्टार्ट हुआ और जो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अपन ने देखे कि जो सोरिक फिजियोलॉजिकल डिसीज है वो 3 इसमें जाती है, दैट इज इन्फ्लेमेशन मतलब एक्यूट डिसीज में। फिर अपन ने देखे एक्यूट डिसीज होती है डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस की वजह से, एक्यूट एक्सासर्बेशन आती है ऑटोकॉइड्स की वजह से, और सो सिफिलिटिक आएंगी, दैट इज इम्यून कॉम्प्रोमाइज की वजह से, अपनी इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो गई वहां पे इसलिए। तो अपने को आज ये देखना है अपनी इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो गई तो कैसा। ठीक है, पहले दो अपन देख चुके हैं, आज तीसरा देख रहे हैं। तो सबसे पहले आएंगी पहली डिसीज, सोरोसिफिलिटिक डिसीज बोलते हैं उसको अपन, दैट इज एक्साजरेशन। दैट इज इसमें कौन कौन सी डिसीज आएंगी, फीवर अबोव 102, 102 के अगर ऊपर फीवर है वो आएगा। फीवर विद डेलीरियम, फीवर कम है 100 ही है लेकिन
डेलीरियम स्टेट है। डेलीरियम स्टेट मतलब क्या? एक बॉडी की ऐसी स्टेट जहां पे पर्सन कुछ तो भी रिपीटेटिवली एक्शन कर रहा है या रिपीटेटिवली बड़बड़ कर रहा है, दैट इज डिलीरियम स्टेट। कन्वर्जन, फीवर विद कन्वर्जन, दैट इज एक्यूट अटैक ऑफ अर्टिकेरिया, जिसमें मैंने बताया स्टेटस अस्थमेटिकस, स्टेटस एक्यूट अटैक ऑफ अर्टिकेरिया। सीवियर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, दैट इज इन्फ्लामेटरी अपसेस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, सेप्टिसेमिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये सारी कंडीशंस किसमें आएंगी? एक्सैजरेशन सिफिलिस में आएंगी। जहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होके डिसीज कैसे जा रही है? डिस्ट्रक्शन में, और ये डिसीज डिस्ट्रक्शन में गई तो क्या हो सकती है? नियर टू डेथ। अगर आप इसको ध्यान नहीं दिए, आपने केयरलेस किए, मेडिसिन प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया, तो ये डेथ में जा सकते। तो दैट इज डिस्ट्रक्शन। अभी इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है? फिजियोलॉजिकल फीवर कन्वर्ट इनटू सिफिलिटिक और समटाइम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, बट विदाउट डूइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि अपना इम्यून क्या हो गया है? कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसलिए ये सब डिसीज प्रोड्यूस हुई है। ठीक है ना? अभी इसको होम्योपैथिकली ट्रीट करना है तो उसका अप्रोच कैसा रहेगा? सबसे पहले कॉज, दैट इज एलिमेंट फ्रॉम, वो उस सिचुएशन में लैंड क्यों किया। देन सिफिलिटिक माइंड, माइंड ऑफ एग्जाजरेशन। अभी एग्जाजरेशन माइंड मतलब क्या रहता है? एग्जाजरेशन मतलब क्या होता है कि हाइटन्ड इंटेंसिटी हो जाती है। हाइटन्ड इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अपने को ऐसा देखना है कि माइंड में उसकी फ्रीक्वेंसी जो बढ़ गई है, जैसे एंगर की फ्रीक्वेंसी, इमोशन की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई, वीपिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई, या फिर सैडनेस की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई, ठीक नहीं? या ऐसा कोई इमोशन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। तो जैसे अब इसमें क्या क्या आएंगे एग्जाम्पल में? एंग्विश, एंजाइटी की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई, ठीक है? या फिर इरिटेबिलिटी की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई, या फिर एंगर की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई, या लैमेंटिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई, या डिलीरियम की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़, ऐसा कोई भी इमोशन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई। जैसे एग्जांपल, इतना दर्द है कि दर्द से आवाज निकल रही, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मोर्निंग, कनारना। तो ये भी क्या हो गई? एक इमोशन, दर्द के इमोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, नॉर्मल से ज्यादा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? कनार रहा है। तो कनार रहा है इज हाइटेंड इमोशन। तो दैट इज, ऐसे इमोशंस लेने हैं अपने को जिसमें पेशेंट का कंट्रोल नहीं है और वो हो रहा है। या फिर वीपिंग, वो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि उसका कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी कोई चीज जो हाइटेंड है, ठीक है? देन थर्मल थर्स्ट एंड सिफिलिटिक फिजिकल जनरल। बॉडी में कोई अगर सिफिलिटिक साइन होगा जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का साइन होगा, तो वो आप वो ले सकते। ठीक है? या कोई सिफिलिटिक मोडालिटी भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। सिफिलिटिक मोडालिटी, अभी सिफिलिटिक मोडालिटी मतलब क्या होती है? मोडालिटी मतलब क्या होती है कि ऐसी कोई चीज जिससे उस पेशेंट को एक तो चीज बढ़ जाए, डिसीज बढ़े या कम हो। तो सिफिलिटिक मोडालिटी मतलब जैसे मेरा बहुत सीवियर दर्द दे रहा है, नाक से खून निकल गया, सर का दर्द कम हो गया, तो इट इज सिफिलिटिक मोडालिटी कि भाई नाक से खून निकलने से उसका सर का दर्द कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सिफिलिटिक मोडालिटी। हिमोरेजेस के लिए रूब्रिक भी है, अगर आप देखोगे, इट इज हिमोरेजेस एम्लोरेशन, ये आप ले सकते। ठीक है? जैसे पेट का दर्द है सीवियर और ब्लड हो गया, साइनस से ब्लड निकला, तो अब ये रूब्रिक ले सकते। ठीक है? तो ऐसे सिफिलिटिक मोडालिटीज लेनी है जिससे, इसको बोलते हैं सिफिलिटिक मोडालिटीज जिससे पेशेंट को रिलीफ हो, या एग्रावेशन भी ले सकते हैं।
हम्म, हम्म। तो एग्रेवेटिंग कैसे ले सकते? जैसे बेड से क्या हो रहा है, एग्रेवेशन हो रहा है। अपने को बेड पे क्या होता है, लेटने से कंफर्ट होता है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, हार्ड एग्रेवेट हो रहे सिम्टम। ठीक है, तो जो चीज ऐसी सिफिलिटिक मोडेलिटी रहेंगी आप वो ले सकते। देन सेकेंड इज सोरोसिफिलिटिक इज डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। जैसे कोई इरप्शन स्टार्ट हो गया और गैंग्रीन हो गया, कोई कंप्लेंट फीवर आ गया और फीवर में हिमोरेज स्टार्ट हो गया, नाक से खून, लैट्रिन से खून, आंख से खून। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डिफेंस सून बी eclipsed or take advantage of some destructive tendency in body. This symptom is temporary in acute ailment. तो ऐसी कोई चीज जो डिस्ट्रक्शन में चली जा रही है जिससे अपने को बॉडी के सेल डैमेज हो रहे हैं, तो ऐसी डिसीज को ठीक करने के लिए सबसे पहले कॉज, एलिमेंट फ्रॉम इस कॉज। देन सेकंड इज सिफिलिटिक सिम्टम एट पर्टिकुलर लेवल। पर्टिकुलर लेवल मतलब बॉडी का सिफिलिस लेना है आपको, बॉडी पर से। जैसे हिमोरेजिक टेंडेंसी है, ये सिफिलिस ले सकते हैं। ठीक है, बॉडी बॉडी का कोई भी सिफिलिस। एंड सिफिलिस इन माइंड, तो माइंड में क्या देखना है, कंफ्यूजन देखना है, या डेलीरियम देखना है, या कॉन्ट्ररी देखना है, ऐसी सारी चीजें देखना है। और थर्मल थर्स्ट ऐड करना है। और मैक्सिमम टाइम यू विल गेट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। इसमें क्या मिलता है अपने को, जीसीएस मिल जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मिलती है। ऐसे सारे केसेस में ये जो डिसीज रहेंगी इसमें मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही रहती है। ठीक है, देन थर्ड इज एक्यूट मेंटल डिसीज। ठीक है, कुछ हो गया, सडनली पेशेंट इंसैनिटी, मैनिया, ठीक है, सडनली वो इंसैनिटी, मैनिया, वायलेंट, शिजोफ्रेनिया ऐसे स्टेट में चला गया, तो इसमें क्या हो गया, कंट्रोल सिक्रीशन, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका इनिबिशन छूट गया, सीरोटोनिन, डोपामाइन, इसका जो कंट्रोल था वो छूट गया। वे तो इसमें कैसा रहेगा, अगर पेशेंट बहुत वेरी वायलेंट है तो आपको मेडिसिन देना है। तो इसमें एफोरिज्म नंबर यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं 200, हाँ 221। तो ऐसे कंडीशन में यूज करते हैं अपन 221। इसमें हैनीमैन सर ने बताया है कि अगर आप पेशेंट एकदम ऑलराइट है और सडनली इंसैनिटी, मेनिया में जाता है, उसका कॉज कोई भी हो सकता है, फ्राइट, वेक्सेशन, एब्यूज ऑफ स्पिरिचुअल, लीकर, कॉज कुछ भी हो, हैव सडनली ब्रोकन आउट ऑफ द एक्यूट डिसीज, मतलब सडनली वो क्या हो रहा है, एक्यूट डिसीज में जा रहा है जिसमें कंट्रोल लॉस्ट हो रहा है। तो इसमें क्या करना है कि अपने को तुरंत वाली मेडिसिन देनी है, दैट इज तुरंत मेडिसिन इज एक्यूट मेडिसिन। तो एक्यूट में उसको कंट्रोल करना है, तो primarily ordinary calm state although it almost always arises from internal sora, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सोरा कॉम्प्रोमाइज हो गया और लैंड किया सिफिलिस में।
तो उसके कारण क्या हो गया, सोरोसिफिलिटिक डिसीज अपने को आई, लाइक फ्लेमिंग बर्स्टिंग। तो उसमें क्या एटीट्यूड है, बर्स्टिंग, दैट इज वायलेंट आ गया, एंगर हो गया। तो ये कैसा, इन एक्यूट मैनर, इमीडिएटली ट्रीट द, और उसको कैसे ट्रीट करना है अपने को, इमीडिएटली ट्रीट विद द एंटीसोरिक मेडिसिन। एंटीसोरिक मेडिसिन मतलब एक्यूट मेडिसिन। तो उसमें क्या मेडिसिन देनी है, उसको पहले ट्रीट करना है कैसे मेडिसिन से, एकोनाइट, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, हायोशियामस, मर्क्यूरी। और कैसी पोटेंसी देनी है, हाईली पोटेंटाइज 10 एम 50 एम सीएम, माइन्यूट डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। सो ऐसे इसमें अगर कोई पेशेंट आता है, अगर बहुत ज्यादा वायलेंट है, एंग्री है, तो आपको बेलाडोना और वेराट्रम, इसमें से एक मेडिसिन देना है। तो वेराट को देनी है, तो वेराट के 3 मेन फैक्टर होते हैं, वायलेंट मेनिया ऑफ वायलेंट, रिलीजियस मेनिया एंड सेक्सुअल मेनिया। वायलेंट के साथ अगर सेक्सुअल मेनिया या रिलीजियस मेनिया मिला, आप वेराइट के साथ जाओ। कंप्लीट वायलेंट मेनिया है तो दैट इज बेलाडोना। फियर फ्राइट मोर है, ये इंसैनिटी मेनिया इसमें, तो स्ट्राइमोनियम। इंसैनिटी मेनिया के साथ निम्फोमेनिया है, निम्फोमेनिया मतलब कपड़े उतार के फेंकना, मोस्टली जेनाइटल्स को टच करना, तो अब हायोशियामस देना है आपको। वो इंसैनिटी मेनिया के साथ थ्रेटनिंग है, थ्रेटनिंग मतलब धमकाना है कि तेरे को मार दूंगा या खुद को मार दूंगा, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, डरा रहा है आपको, तो आपको देना है टेरेंटुला हिस्पैनिका। इंसैनिटी मेनिया के साथ बड़बड़ है, मटरिंग है, लोक्वेसिटी है, कुछ भी बोल रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये कर रहा वो कर रहा, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मेडिसिन देनी है लैकेसिस। और वो अपने आजू बाजू वालों को एनिमी समझ रहा और उनको मारने की इच्छा कर रहा, तो दैट इज मर्कसॉल। लेकिन इनमें पोटेंसी कैसी यूज करनी है, हाइयर 10 एम 50 एम या सीएम। समझा? तो एक्यूट मेंटल डिसीजेस सडनली आई है, तो एनिमन सर ने एफोरिज्म नंबर 221 में बोला है कि इनको ठीक करना है एक्यूनाइट, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, हायोशियामस, मर्क्यूरी, इन ऐसी मेडिसिन से। ओके, देन फिजियोलॉजिकल केसेस ऑफ सिफिलिटिक बेस, मतलब ऐसी केसेस जो ऑलरेडी पहले से सिफिलिस में है और वो अभी अपने को फिजियोलॉजिकल साइन दे रही है, जैसे कोलैप्स, यूरेमिक सिम्टम ऑफ सीआरएफ, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी इन सिरोसिस ऑफ लीवर, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस और डेफिशिएंसी। मतलब जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में सिफिलिटिक केसेस में, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल डिसीज ठीक कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही है सिफिलिटिक डिफेंस से, then damage to physiological condition and biochemical essential function of the body. So we have to maintain the essential function first to establish the body. तो इसमें क्या देनी पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। तो इसमें पहले देनी पड़ती है अपने को एक्यूट मेडिसिन, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। तो पहले आरएनए वाली मेडिसिन देते हैं, आरएनए मेडिसिन मतलब एक्यूट, डीएनए मेडिसिन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज क्रॉनिक। तो पहले उसको आरएनए वाली मेडिसिन देनी है, देन डीएनए वाली मेडिसिन देनी है। तो अगर पहले इसको ठीक करना है तो क्या होगा, कॉज, सबसे पहले कॉज, दैट इज एलिमेंट फ्रॉम, देन चेंज डिस्पोजिशन। चेंज डिस्पोजिशन मतलब पहले वो शांत था अभी बड़बड़ा हो गया, पहले चुपचाप रहता था अभी गुस्से वाला हो गया, या पहले गुस्से वाला था अभी चुपचाप हो गया, तो इसको बोलते हैं चेंज डिस्पोजिशन। तो उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंजेस आए हैं, वो लेना है। देन लेना है बॉडी का सिफिलिटिक सिम्टम, सिफिलिटिक डिस्पोजिशन, और यहाँ पे लेना है सिफिलिटिक सिम्टम ऑफ माइंड। माइंड का मतलब इंटेलेक्ट का, उसके कंफ्यूजन है, उसको कंफ्यूजन है, उसको